जय हिंद बच्चों। तो इससे पहला वाला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अरे हाँ है ना, ठीक है। एक काम करते हैं, फटाक से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद जानेंगे स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, किस तरीके से पॉलीमरेज एंजाइम काम करता है, किस तरीके से प्राइमेज काम करता है, किस तरीके से लाइगेज काम करता है, और क्या है वाई शेप्ड मॉडल। क्या है वाई शेप्ड मॉडल, ठीक है कि नहीं। पहले क्या करते हैं, फटाक से एकदम रिवीजन कर लेते हैं, समझ में आएगा नहीं। देखो, अरे ध्यान से देखो, देखो ना, देखो इधर, ये था डीएनए। क्या था? डीएनए। और डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, ये हम लोगों ने बात किया हुआ है, पहले हमें पता है ये चीज़। पहला लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन लेक्चर में बात किया इसके बारे में, समझ में आएगी नहीं। ओके, अब ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना यहाँ पर। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियस विच इज अ क्लास ऑफ एंजाइम, और उसमें कौन से आते हैं, दो क्लास आता है। एक आता है क्या, कौन सा आता है, एंडोन्यूक्लियस, और एक आता है एक्सोन्यूक्लियस। देखो, एंडोन्यूक्लियस ऐसा क्लास ऑफ एंजाइम है जो डीएनए के अंदर की तरफ कट लगाएगा, यहां पर कहीं कट लगाएगा, जबकि एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए के एंड पॉइंट्स पर क्या करता है, कट लगाता है। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला देखो आर्य आने वाला है, सबसे पहले कौन आएगा, आर्य आएगा, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आएगा, और क्या करेगा, डीएनए पर कहीं पर भी एक पॉइंट होता है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, उरी पॉइंट। कौन सा पॉइंट, उरी पॉइंट, उसको पहचानेगा और वहां पे क्या करेगा, कट लगाएगा। जैसे ही कट लगाने के बाद, जैसे ही कट लगा दिएगा, यहाँ पर एक एंजाइम रेडी होता है, उसका नाम क्या है, हेलिकेस। क्या नाम है, हेलिकेस। और ये हेलिकेस क्या करेगा, बेसिकली अंदर जाएगा, और हेलिकेस क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने का काम करेगा। जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेगा तो ऐसा दिखाई देगा, बोलो हाँ है ना, अरे हाँ है ना। अब जैसे जैसे वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेगा, जैसे जैसे ये हेलिकेस काम करेगा, कि जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, क्या डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं हो जाएगा, अरे हाँ या ना तो बोल दो, है ना, है ना। देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अरे हाँ या ना, बराबर है। अब ध्यान से देखो, जब हेलिकेस आगे बढ़ रहा होगा, जब हेलिकेस आगे बढ़ रहा होगा तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, गांठ बनेगा। क्या बनेगा, गांठ बनेगा, और इसी गांठ को रिलीज करने के लिए हमारे पास एंजाइम है टोपोआइसोमरेज। क्या है हमारे पास, टोपोआइसोमरेज, है ना। लेकिन जैसे ही टोपोआइसोमरेज रिलीज करेगा और हेलिकेस आगे बढ़ेगा, क्या वैसे ही यहाँ पर जो डीएनए स्ट्रैंड अलग अलग हुआ है वो डीएनए स्ट्रैंड वापस से जुड़ने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, डीएनए स्ट्रैंड्स वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा ना हो इसीलिए स्पेशल प्रोटीन्स आते हैं, जिन प्रोटीन्स का नाम होता है SSBP। क्या नाम है, SSBP, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। और ये क्या करेंगे, देखो ऐसे 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 बाइंड कर देंगे, सो दैट ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वापस से ना बने। अरे समझ में आया कि नहीं आया। एक बार ऐसा हो गया, फिर कौन आएगा, आरएनए प्राइमर आएगा। कौन आएगा, आरएनए प्राइमर आएगा। कौन आएगा, आरएनए प्राइमर। और इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि जो आरएनए प्राइमर होता है वह सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है, दैट इज 5 प्राइम से 3 प्राइम, और उसका खुद का काम करने का जो डायरेक्शन होता है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम। क्या है, 3 प्राइम से 5 प्राइम। बोलो हाँ है ना, हाँ है ना, समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। अब जैसे आरएनए प्राइमर आएगा, आरएनए प्राइमर के ठीक पीछे पीछे कौन आता है, डीएनए पॉलीमरेज आता है। और जो डीएनए पॉलीमरेज है बेसिकली वो भी क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में काम करता है, दैट इज 5 प्राइम से 3 प्राइम। अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम पे काम करता है, मतलब किस स्ट्रैंड पे काम करेगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम। इसके बारे में उन्होंने डिस्कस कर लिया है। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, इतना क्लियर है क्या। ओके, तो स्टार्ट करते हैं काम करो, जल्दी से देख लो, रिवीजन कर लिए। ओके, अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा है तो इसके पहले वाला लेक्चर जाके देख लेना है। समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है। ओके, ठीक है, आगे बढ़े, स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है नहीं। ओके, है ना, ठीक है ना। एक काम करो, जल्दी से लिख लो जो भी देखा आपने, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो अब हम लोग चालू कर रहे हैं स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की अगर मैं बात करूँ, टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की बात करूँ, किसके रिस्पेक्ट में, सेल के रिस्पेक्ट में। हमें पता है सेल दो तरीके का होता है, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक, ठीक है ना। तो अगर मैं सेल की बात कर रहा हूँ तो सेल कैसा है, मान लेते हैं प्रोकार्योटिक। तो जो प्रोकार्योटिक सेल है उसके बारे में उन्होंने बात किया हुआ है, क्या, सर्कुलर डीएनए। प्रोकार्योटिक जो सेल होता है उसके पास कैसा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। ये हमने
डीएनए पैकिंग इन प्रोकैरियोट्स के बारे में बात किया हुआ है, समझ में आया कि नहीं? ओके, जबकि अगर मैं यूकैरियोट सेल की बात करूं तो उसके अंदर होता है लीनियर डीएनए, इसके बारे में भी हम लोग ने बात किया हुआ है, डीएनए पैकिंग इन यूकैरियोट्स। अरे हाय ना, नहीं देखा है यूट्यूब पर सेपरेट लेक्चर है, जाके वहां पर देखो, समझ में आएगा कि नहीं? अच्छे समझ में आएगा, है ना? ओके, अच्छा ध्यान सुनो, ये जो सर्कुलर डीएनए है, ये सर्कुलर है, ये किस मॉडल से एक्सप्लेन किया गया है? बेसिकली टीटा मॉडल। किससे? टीटा मॉडल। देखो ना, इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, टीटा जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हाँ है ना, फिजिक्स में पढ़ते हो आप टीटा। तो इसका स्ट्रक्चर जो है, सर्कुलर डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, सर्कुलर डीएनए का जो रेप्लिकेशन का जो तरीका है, वो किस मॉडल से एक्सप्लेन किया गया है? टीटा मॉडल। किससे? टीटा मॉडल। ठीक है, अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो उसका डीएनए कैसा होता है? लीनियर होता है, यह हमें पता है। और अगर लीनियर डीएनए है तो मैं जानता हूं क्या, लीनियर डीएनए का रेप्लिकेशन जो है किस मॉडल से एक्सप्लेन किया गया है? दैट इज वाई शेप्ड मॉडल, दैट इज रेप्लिकेशन फॉर्क। किससे? रेप्लिकेशन फॉर्क। देखो ये वाई शेप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? क्लियर है? ओके, अब हम लोग बात करते हैं स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। किसके बारे में? स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। समझ में आया कि नहीं? देखो, इसको मिटा देता हूं, है ना? ओके, अब ध्यान सुनो, स्टेप नंबर 1, डीएनए रेप्लिकेशन का स्टेप नंबर 1 क्या है? एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि हमें पता है डीएनए को अगर बनाना है तो न्यूक्लियोटाइड्स हमें लगेंगे ही लगेंगे। बिना न्यूक्लियोटाइड्स के बिना बेसिकली हम लोग डीएनए को तैयार नहीं कर सकते हैं। अरे हाँ या ना? बोलो हाँ या ना, है ना? न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग तैयार नहीं कर पाए, डीएनए को हम लोग तैयार नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड नहीं रहेगा। अरे हाँ या ना? देखो, जब डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर रहा होता है, तब बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म में घूम रहे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जैसे ही डीएनए को रेप्लिकेशन करना होता है, अपना कॉपी तैयार करना होता है, उसी समय क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। और किस तरीके से एक्टिव होते हैं, वही स्टेप नंबर 1 है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आ जाओ। अगर मैं बात करूं एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की बात करूं तो न्यूक्लियोटाइड की जब भी मैं बात करूंगा तो किसके बारे में बात करूंगा? डीएनटीपीस के बारे में बात करूंगा। किसके बारे में बात करूंगा? डीएनटीपीस के बारे में बात करूंगा। अच्छा, डी मतलब डीऑक्सी, एन मतलब न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी मतलब डी, देखो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। सर न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनाता है, न्यूक्लियोसाइड कहाँ से आ गया? अरे पढ़ा हुआ है हम लोगों ने लेक्चर में 1 में, क्या कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। तो ये बता रहा है ना? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो डीएनटीपी इसका मतलब क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। डन है? क्लियर है? अच्छा, हमें पता है क्या सर कि जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, तो जो न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे वो भी कितने होंगे? 4 तरीके के ही न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहने वाले हैं। अरे हाँ है ना? वही चीज़ लिखा हुआ है, 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स हमें डीएनए में देखने को मिलेंगे। वो 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली कौन से होते हैं? एक होता है डीएएमपी। क्या होता है? डीएएमपी, दैट इज डीएमपी में डी क्या है? डीऑक्सी, ए क्या है? एडिनोसिन, एम क्या है? मोनो, और पी क्या है? फॉस्फेट है। समझ में आ रहा है? अच्छा, जहां पर भी मोनोफॉस्फेट रहेगा, देखो सब जगह एमपी लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश नहीं है, ये मोनोफॉस्फेट है। समझ में आएगा नहीं? ये क्या है? मोनोफॉस्फेट। ये क्या है? मोनोफॉस्फेट। ये क्या है? मोनोफॉस्फेट। ये क्या है? मोनोफॉस्फेट। और डी का मतलब क्या है? डीऑक्सी। ए मतलब एडेनाइन, जी मतलब गुआनोसिन, सी मतलब साइटोसिन, और टी मतलब थाइमिन। समझ में आएगा नहीं? अच्छा, ये सब के सब कैसे हैं? इनएक्टिव है। कैसे सबके सब कैसे हैं? इनएक्टिव है। तो अगर ये इनएक्टिव है और ये इनएक्टिव है, कहाँ प्रेजेंट रहने वाले? न्यूक्लियोप्लाज्म में रहने वाले हैं। कहाँ रहने वाले हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में रहने वाले हैं। अच्छा, ध्यान में रखना, क्या ये जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनको अगर एक्टिव करना है तो किस एंजाइम की मदद से आप एक्टिवेट करोगे? वो एंजाइम कुछ और नहीं बल्कि कौन है? एटीपी फॉस्फोराइलेज। कौन सा एंजाइम है? एटीपी फॉस्फोराइलेज। तो अगर न्यूक्लियोटाइड्स को आपको एक्टिवेट करना है तो हमें कौन सा एंजाइम लगेगा? एटीपी न्यूक्लियोसाइडेज। समझ में आया कि नहीं? या सॉरी या फिर मैं बोलूँ एटीपी फॉस्फोराइलेज। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है? इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स को अगर एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली हमें कौन सा एंजाइम लगेगा? एटीपी फॉस्फोराइलेज। कौन सा एंजाइम लगेगा? एटीपी फॉस्फोराइलेज। इतना क्लियर है? ओके, जैसे ही वो इनएक्टिव को एक्टिवेट में कन्वर्ट कर देगा तो ध्यान से देखो, यहाँ पे
हर जगह मोनोफॉस्फेट 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 था, जबकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्राइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट। समझ में आया? मतलब डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट डीऑक्सी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट डीऑक्सी, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट डीऑक्सी, थाइमीन ट्राइफॉस्फेट, जो कि क्या है बेसिकली एक्टिव फॉर्म है। क्या है? एक्टिव फॉर्म है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो इनएक्टिव से एक्टिवेट हो रहा है, ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? फॉस्फोराइलेशन। क्या नाम है? फॉस्फोराइलेशन। याद रहेगा? ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से लिख लेना है, ठीक है ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, अब हम लोग स्टेप नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? स्टेप नंबर 2 पे बात करने वाले हैं, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। किसके बारे में बात करने वाले हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग ध्यान देना है विथ रिस्पेक्ट टू सेल। किसकी बात कर रहा हूँ? विथ रिस्पेक्ट टू सेल। अगर मैं सेल की बात कर रहा हूँ तो हमें पता है ये चीज़, प्रोकैरियोटिक सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक डीएनए होगा, और यूकैरियोटिक सेल जो है उसके अंदर यूकैरियोटिक डीएनए होगा। ये तो चीज़ हमें पता है ना। तो जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है मैं जानता हूँ कैसा होता है, स्मॉल डीएनए होता है। कैसा होता है? स्मॉल डीएनए होता है। जबकि यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो कैसा होता है? लार्ज डीएनए होता है। अरे हाँ, है ना, पढ़ा ये चीज़ है कि नहीं, है ना? ओके, अच्छा ध्यान सुनो, अगर ये जो स्मॉल डीएनए है, ये स्मॉल डीएनए है, अगर स्मॉल डीएनए है तो देखो सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट होगा। क्या होगा? ओनली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ओ पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक जो डीएनए है वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट देखने को मिलेगा। लेकिन सिंस हमारा डीएनए यानी जो लीनियर डीएनए है, जो लार्ज डीएनए है, उसके अंदर हमें बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे? क्या देखने को मिलेगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज ओ पॉइंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। समझ आएगी नहीं? और वो भी कैसे होंगे? टेंडम्स में होंगे, दैट इज शॉर्ट सेगमेंट में प्रेजेंट रहने वाले हैं। समझ आएगी नहीं? अच्छा देखो इधर कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है ना, डायग्राम के साथ, पूरा फील के साथ। ये डीएनए है, ये है डीएनए है, और डीएनए पर क्या दिख रहा है आपको रेड कलर का? बेसिकली यही है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट, यानी ओ पॉइंट। समझ में आया? क्लियर है? ओके, अच्छे से समझ में आया? ठीक है, इधर आ जाओ। एक वर्ड आएगा निक। क्या आएगा? निक। निक का ही मतलब क्या होता है? कट। कट का ही मतलब क्या होता है? इंसिशन। तो कहीं पर भी अगर डीएनए पर लिखा हो इंसिशन, कट, या फिर मैं बोलूँ निक पॉइंट, है ना, तो बेसिकली क्या होता है? डीएनए पर जो कट लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निक, कट या फिर इंसिशन। अब ध्यान सुनना, आपने रेस दौड़ा है स्कूल में, आपने डेफिनेटली रेस दौड़ा होगा या आपने देखा होगा। क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। अरे हाँ या ना? अगर मैराथन दौड़े हो 100 मीटर, 200, 400 मीटर अगर आप दौड़े हो तो आपको पता होगा ये चीज़ कि एक स्टार्टिंग लाइन होती है और एक फिनिशिंग लाइन होती है ना। स्टार्टिंग लाइन में आप क्या करते हो? खड़े होते हो और फिर वहाँ से दौड़ना चालू करते हो, और एंड पॉइंट पे क्या करते हो? समाप्त कर देते हो, ख़त्म कर देते हो रेस, है ना। उसी तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट कहाँ पर होता है? बेसिकली स्टार्ट होता है स्पेसिफिक पॉइंट पर, और वो स्पेसिफिक पॉइंट क्या है? ओ पॉइंट, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट। यही वो पॉइंट है जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? कट लगाता है ना कि नहीं। दूसरा जाओ, कहीं पर अगर स्टार्ट हुआ है तो डेफिनेटली कहीं पर क्या होगा? खत्म होगा। और बेसिकली वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर खत्म होता है? टी पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, टी पॉइंट। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ओके, देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है। ये जो डीएनए है यहाँ पर जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, बेसिकली ये ओ पॉइंट है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आया, क्या किया उसने? इस पॉइंट को कट किया। जैसे कट लगेगा तो यहाँ पर एक गैप दिख रहा है ना, ये जो गैप है इसे हम लोग क्या कहते हैं? निक कहते हैं। क्या कहते हैं? निक कहते हैं। और बेसिकली ध्यान में रखना, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है बेसिकली डीएनए का जो स्ट्रैंड है, ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये वाला जो स्ट्रैंड है, बेसिकली ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये जो स्ट्रैंड है ये किससे मिलकर बना हुआ है? ये बना हुआ है शुगर प्लस फॉस्फेट से। किससे मिलकर बना हुआ है? शुगर और फॉस्फेट से। समझ में आया? तो अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगाता है तो बेसिकली किसके बीच में कट लगा रहा है? बेसिकली कुछ और नहीं बल्कि शुगर फॉस्फेट के बीच में कट लगा रहा है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? और यहाँ पर बेसिकली आपका हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट रहने वाले हैं ना। क्लियर है? ओके, समझ में आया कि नहीं? तो वही चीज़ लिखा हुआ है, ये जो निक पॉइंट जनरेट हुआ है किस में होगा? बेसिकली शुगर फॉस्फेट बॉन्ड में होगा या फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में होगा। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये चीज़। क्लियर है क्या? ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? स्टेप नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? स्टेप नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं। और ये स्टेप नंबर 3 क्या है? देखो, कट लग चुका है, कट लग चुका है।
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया, कट लगा दिया। अब कौन अंदर आने वाला है, हेलिकेस आने वाला है। हेलिकेस क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देगा। अरे हाँ है ना। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर एक वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। समझ में आया कि नहीं, इतना क्लियर है, वही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनवाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए को अनवाइंड करना। डीएनए को अनवाइंड करना मतलब डीएनए को खोलना, है ना, उसे हम लोग कहते हैं अनजिपिंग। क्या कहते हैं हम लोग, अनजिपिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। समझिए, मतलब डीएनए मॉलिक्यूल को खोलना। ओके, डीएनए मॉलिक्यूल को किससे खोलोगे, मतलब किससे ओपन करोगे, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंड दिस एंजाइम इज नथिंग बट व्हाट, कोई और नहीं बल्कि डीएनए हेलिकेस है। वो कौन है, डीएनए हेलिकेस। ऑलरेडी बात कर चुका है इसके बारे में, है ना। अच्छा, डीएनए हेलिकेस बेसिकली करता क्या है, डीएनए हेलिकेस जो है वो देखो क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देता है। क्या कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देता है। हमें अच्छी तरह पता है एडेनाइन की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग किसके साथ होती है, थाइमिन के साथ। और गुआनिन की पेयरिंग किसके साथ होती है, साइटोसिन के साथ। अच्छा, एडेनाइन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, क्योंकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। मतलब यहाँ पर 2 बॉन्ड है, यहाँ पर 3 बॉन्ड है। 2 बॉन्ड है तो एनर्जी कम लगेगा, लेकिन 3 बॉन्ड है तो ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। इतना क्लियर है। ओके, इधर आ जाओ। अब देखो, निक पॉइंट लग चुका है, इंसिशन लग चुका है, कट लग चुका है डीएनए पे। अब एंटर कौन करेगा, डीएनए हेलिकेस। और बेसिकली डीएनए हेलिकेस क्या कर रहा है, इसको ओपन करेगा। क्या करेगा, ओपन करेगा तो कुछ इस ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। और ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, रेप्लिकेशन फॉर्क। इतना क्लियर है। ओके, अब ध्यान सुनो, अब ध्यान सुनो। अब मैंने क्या किया, इस स्टैंड को पकड़ा, इस स्टैंड को पकड़ा, सीधा कर दिया। इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, सीधा कर दिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा। ये भी डीएनए का एक स्टैंड है, ये भी डीएनए का दूसरा स्टैंड है। इतना क्लियर है। इसको क्या करेगा, ईच सेपरेटेड स्टैंड, ये दोनों स्टैंड जो अलग अलग हुए हैं, ये जो ईच सेपरेटेड स्टैंड जो है बेसिकली कैसा काम करते हैं, टेम्पलेट स्टैंड जैसा काम करते हैं। कैसा काम करते हैं, टेम्पलेट स्टैंड जैसा काम करते हैं। मतलब सांचे के रूप में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, सांचे के रूप में काम करते हैं हर एक सेपरेटेड स्टैंड। क्लियर है, इतना पक्का। ओके, इधर आ जाओ। दोनों सेपरेटेड स्टैंड्स हैं, जो दोनों सेपरेटेड स्टैंड्स हैं वो वापस से, जैसे मैंने बताया था, जब डीएनए हेलिकेस आगे आगे जाता है तो पीछे वाले जो बॉन्ड्स जो टूटे हुए हैं वो वापस से जुड़ सकते हैं ना, तो वापस से जुड़े ना, इसीलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एसएसबीपी। मतलब हमारा सेल किसका इस्तेमाल करता है, एसएसबीपी का, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का। बेसिकली क्या करता है, प्रिवेंट करता है रिकॉइलिंग को। रिकॉइलिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एसएसबीपी, दैट इज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। देखो इधर, यहाँ पर अनवाइंड है और ये वापस से जुड़ सकता है, इसलिए ऐसा ना हो तो कौन आ गया, एसएसबीपी आ गया, जिसकी वजह से इसको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। कवर होने की वजह से ये स्ट्रक्चर ऐसे ही मेंटेन रहेगा। समझ में आया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ भी नया बात नहीं किया हमने, ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में, है ना। अब हम बात करने वाले हैं स्टेप नंबर 4 पर। देखो स्टेप नंबर 3 में क्या था, अनवाइंडिंग हो रहा था, हेलिकेस आ चुका था, अनवाइंडिंग हो रहा था। अब बेसिकली और क्या देखा हम लोगों ने स्टेप नंबर 3 में, कि जो एसएसबीपी है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जोड़ने से रोकता है ना। अब जैसे जैसे हेलिकेस आगे की तरफ बढ़ेगा, क्या आगे की तरफ गांठ बनेगा, है ना, आगे की तरफ गांठ बनेगा, यानी टेंशन जनरेट होगा, यानी टॉर्क जनरेट होगा। अरे है ना, तो ऐसा ना हो इसीलिए टोपो आइसोमरेज आता है। और अपने से पहला वाला लेक्चर था, इससे जो पहला वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने टोपो आइसोमरेज के बारे में पढ़ा था। उसमें टाइप 1 टोपो आइसोमरेज, टाइप 2 आइसोमरेज के बारे में बात किया था, है ना। तो टाइप 1 जो टोपो आइसोमरेज था बेसिकली वो क्या करता था, टॉर्क को, टेंशन को, यानी गांठ को, यानी स्ट्रेस को क्या करता था, कट करता था, रिलीज करता था। जबकि टोपो आइसोमरेज सेकेंड जो था वो हेलिकेस की मदद करता था। बोलो हाँ है ना, पढ़ा हुआ है चीज, बोलो हाँ है ना, ठीक है। ओके, देखो तो देखते हैं स्टेप नंबर 4 क्या है, रिलीज ऑफ टेंशन, यानी गांठ या कॉज ड्यू टू अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए का जब अनवाइंडिंग हो रहा था तभी क्या हो रहा था, आगे की तरफ कॉइलिंग ज्यादा हो रहा था। उसको रिलीज करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, टोपो आइसोमरेज फर्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। देखो ड्यू टू अनवाइंडिंग की वजह से जो अपर डीएनए था, देखो अनवाइंडिंग करते समय जो अपर डीएनए हो क्या हो रहा है, कॉइल हो रहा है ना, गाढ़ बन रहा है यहाँ पे, है ना। कैन अंडरगो व्हाट, टेंशन, टॉर्क या फिर बोलो स्ट्रेस। तो ऐसा ना हो, टू रिलीज इट टाइप 1 आइसोमरेज का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। टाइप 1 टोपो आइसोमरेज का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो टेंशन है वो खत्म हो जाए। देखो यहाँ पर टेंशन ज्यादा है, जब मैं यहाँ पे टोपो आइसोमरेज इस्तेमाल करता हूँ, किसका इस्तेमाल करता हूँ, टोपो आइसोमरेज का इस्तेमाल करता हूँ,
तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पर ज्यादा कॉइलिंग है लेकिन यहाँ पर देखो कॉइलिंग क्या है, कम है। बेसिकली क्या हुआ है, टेंशन रिलीज हो गया है, टेंशन रिलीज हो गया है, यानी टोपोआइसोमरेज ने क्या कर दिया, बेसिकली यहाँ पर गांठ को अलग कर दिया, ठीक है ना, समझ में आएगी। अच्छा ध्यान सुनो, डीएनए हेलिकेज हम लोग जानते हैं डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो बहुत बड़ा है, कितना है, बहुत बड़ा। अगर मैं हैप्लॉइड सेल की बात करूं तो 3.3 × 10⁹ मिलियन बेस पेयर्स होता है ना। जबकि अगर मैं डिप्लॉइड सेल की अगर मैं बात करूं तो वो जो सेल है वो कितना लॉन्ग है, लगभग कितना 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स, बहुत बड़ा डीएनए। सबको ओपन करेंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगा और सेल इतना एनर्जी खर्चा करना नहीं चाहता है, इसीलिए डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए में होता है। कहां पे होता है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए में होता है, और स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए कुछ और नहीं बल्कि रेप्लिकेशन फॉर्क होता है। समझे, देखो क्या लिखा हुआ है, कितना अच्छा लिखा हुआ है, फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल सिंस द टू स्ट्रैंड्स of DNA cannot be separated in an entire length। देखो साफ साफ बोला है कि पूरे दोनों स्ट्रैंड्स को, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को पूरे तरीके से खोल नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा ओपन करने में, समझ आएगी। इसलिए क्या बोला है, जो रेप्लिकेशन होता है वो स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए में होता है, जिसे क्या कहा गया है, रेप्लिकेशन फॉर्क, जो कि वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग स्टेप नंबर 5 के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज आरएनए प्राइमर के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं, आरएनए प्राइमर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, व्हाट इज आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर कुछ और नहीं बल्कि आरएनए के ही टुकड़े होते हैं, आरएनए के ही फ्रेगमेंट्स होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली आरएनए प्राइमर, समझ आएगी। और ये जो आरएनए प्राइमर है ये स्पेशल एंजाइम से बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं डीएनए प्राइमेस। क्या कहते हैं, डीएनए प्राइमेस। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, आरएनए प्राइमर जो होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसका खुद का काम करने का डायरेक्शन क्या होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। लेकिन डीएनए के किस स्ट्रैंड पे काम करेगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम। इतना बात हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है ना। देखो ये सब चीजें फंक्शन जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी टूल्स एंड टेक्निक्स में पढ़ चुका है, बस हम लोग स्टेप वाइज देख रहे हैं कैसा कैसा हो रहा है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। व्हाट इज आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर है क्या, आरएनए प्राइमर कुछ और नहीं बल्कि स्मॉल फ्रेगमेंट है आरएनए का, इसका स्मॉल फ्रेगमेंट है आरएनए का, जिसको बनाया किसने है, एंजाइम डीएनए प्राइमेस, एंजाइम डीएनए प्राइमेस, समझ आएंगे, ठीक है। आरएनए प्राइमर जो होता है, ध्यान में रखना, आरएनए प्राइमर, देखो उन्होंने बात किया था कि डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड है, डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड है जब वो अलग अलग हो जाता है, हर एक स्ट्रैंड जो होता है वो टेम्पलेट जैसा काम करता है। कैसा काम करता है, टेम्पलेट जैसा काम करता है। तो ध्यान में रखना, आरएनए प्राइमर जो होता है, आरएनए प्राइमर जो होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड पर, ऐसे टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जाकर जुड़ता है जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, 3 प्राइम एंड हो, क्या हो, 3 प्राइम एंड हो, हाँ है ना। हमने ऑलरेडी बात किया हुआ इसके बारे में कि आरएनए प्राइमर जो होता है वो उसी स्ट्रैंड पर जाकर जुड़ता है जिस स्ट्रैंड का डायरेक्शन 3 प्राइम से चालू होता है। किस चालू होता है, 3 प्राइम से चालू होता है, देखो है ना, 3 प्राइम से चालू हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर आरएनए प्राइमर आकर जुड़ गया है, यानी इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। समझ में आया, क्लियर है, ओके। अच्छा देखो आरएनए प्राइमर बेसिकली क्या करेगा, एक तो डीएनए पॉलीमरेज को साथ में बुलाएगा और क्या बुलाएगा, और न्यूक्लियोटाइड्स को बुलाएगा, क्या बुलाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स को बुलाएगा। कहां से बुलाने वाला है, न्यूक्लियोप्लाज्म से बुलाने वाला है, कहां से बुलाने वाला है, न्यूक्लियोप्लाज्म से, वही चीज लिखा हुआ है। आरएनए प्राइमर बेसिकली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को। देखो यहाँ पर अगर एडेनाइन है तो एडेनाइन, अगर वहां पर इस स्ट्रैंड पर एडेनाइन है तो एडेनाइन की पेयरिंग किसके साथ होती है, थायमिन के साथ। तो आरएनए प्राइमर किसको अट्रैक्ट करेगा, थायमिन को। अगर यहाँ गुआनाइन है तो किसको अट्रैक्ट करने वाला है, साइटोसिन को, है ना। उसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, समझ में आएगी, ठीक है। कहां से, सराउंडिंग न्यूक्लियोप्लाज्म, क्लियर है। देखो कितना अच्छा डायग्राम है, क्या ये रहा 5 प्राइम से, ये 3 प्राइम से, लेकिन आरएनए प्राइमर कहां जुड़ रहा है, यहाँ नहीं जुड़ रहा है, यहाँ जुड़ रहा है, जहां पर डायरेक्शन क्या है, 3 प्राइम। क्यों, क्योंकि आरएनए प्राइमर का खुद का काम करने का तरीका होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, लेकिन डीएनए किस स्ट्रैंड से जुड़ता है, उस स्ट्रैंड से जुड़ता है जिसका डायरेक्शन होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम। समझ में आया, क्लियर है, ओके, देख लो, है ना। इधर जाओ, अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोटाइड्स की बात करूं, किसकी बात करूं, न्यूक्लियोटाइड्स की बात करूं, तो न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स बाइंड टू द कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड। देखो जो नया न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, जो नया
न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, बेसिकली वो कहाँ पर बाइंड करेगा, अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स पर जाकर बाइंड करेगा, है ना। और वो स्ट्रैंड कौन सा होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, है ना। कौन सा स्ट्रैंड होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। और बेसिकली ये जो बेस पेयरिंग बनेंगे, बेसिकली जो बेस पेयर तैयार होंगे वो बेसिकली कौन से बॉन्ड से तैयार होंगे, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि ये सब क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही हैं। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही है। अरे हाँ है ना, ध्यान में रखना, जितना भी जो भी नया न्यूक्लियोटाइड बनेगा, जो भी नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा, वो हमेशा ध्यान में रखना वो आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, कैसे इंटरकनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मतलब यहाँ पर पूरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। समझ में आया। तो जो भी नया न्यूक्लियोटाइड है, वो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, तो ये जो पूरा लाइन दिख रहा है ना, बेसिकली जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो सब पर हमें क्या देखने को मिलेगा, कुछ और नहीं बल्कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। समझ में आया। ध्यान में रखना, जो नया वाला कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा, देखो इसको मैंने किस कलर कर दिया, है ना। बेसिकली मान लो यहाँ पर 5 प्राइम है, यहाँ पे 3 प्राइम है, यहाँ पे 3 प्राइम है, यहाँ पे 5 प्राइम है। तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा, वो हमेशा जो है वो किस डायरेक्शन में बनेगा, देखो 5 प्राइम से 3 प्राइम, है ना। क्यों, क्योंकि इस स्ट्रैंड पर डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा और वही क्या करेगा, नए स्ट्रैंड बनाएगा। यहाँ पर 3 प्राइम क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पर 5 प्राइम है। क्या है यहाँ पे 5 प्राइम, अरे भाई क्योंकि एंटी पैरेलल नेचर शो करता है ना डीएनए, है ना। यहाँ पर 3 प्राइम है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 5 प्राइम। तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा हमेशा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा, वही चीज लिखा हुआ है। जो न्यूली कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, वो हमेशा कैसा बनेगा, वो हमेशा बनेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड के बारे में बात करने वाले। देखो इसको समझने वाले इधर के देखो, ये डीएनए का दोनों स्ट्रैंड क्या हो गया, अलग हो गया है। डीएनए का दोनों स्ट्रैंड क्या हो चुका है, यहाँ पर अलग हो चुका है ना। डीएनए का क्या हो चुका है, दोनों स्ट्रैंड क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। अरे हाँ है ना, तो स्ट्रैंड बोलो, हाँ है ना। तो डीएनए का यहाँ पर स्ट्रैंड कौन सा है, 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो यहाँ पर डीएनए का क्या होगा, कंटिन्यूस सिंथेसिस हो जाएगा। तो जिस स्ट्रैंड पर डीएनए का कंटिन्यूस सिंथेसिस होता है उसे कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड या फिर लीडिंग टेम्पलेट। समझ में आया। लेकिन यहाँ पर जैसे आप आते हो, यहाँ पर डायरेक्शन क्या मिल रहा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। अरे डीएनए पॉलीमरेज तो उसी डायरेक्शन में काम करता है जब उस टेम्पलेट का डायरेक्शन जब 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है। यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन मिल रहा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। मतलब यहाँ पर कंटिन्यूस सिंथेसिस ना होकर क्या होता है, डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है। क्या होता है, डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है। और जिस स्ट्रैंड पर डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड या फिर मैं बोलूँ लैगिंग टेम्पलेट। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, इतना क्लियर है। तो लिखा हुआ है ऐसा टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी हो 3 प्राइम से 5 प्राइम, उस वहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यूस सिंथेसिस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड या फिर लीडिंग टेम्पलेट। लेकिन ऐसा टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, वहाँ पर डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है। और ऐसा स्ट्रैंड जहाँ पर डीएनए का डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है उसे कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड या फिर लैगिंग टेम्पलेट। समझ में आया, ठीक है ना, इतना क्लियर है। अच्छा, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो हमेशा 3 प्राइम एंड से चालू होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है, 5 प्राइम एंड पर। वही चीज़ लिखा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज स्टार्ट्स एट 3 प्राइम एंड एंड प्रोसीड्स टुवर्ड्स, किस तरफ जा रहा होता है वो, 5 प्राइम एंड की तरफ जा रहा होता है, बराबर है। अच्छा, यहाँ पर जब डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है ना, यहाँ पर जब डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है, देखो इधर, अरे यार यहाँ पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस हो रहा है। समझ में आया कि नहीं। तो बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज को वो डायरेक्शन नहीं मिल रहा हो ना। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में काम करता है। डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो यहाँ पर लगातार कंटिन्यूस सिंथेसिस के बगैर वो क्या करने लगता है, काटने लगता है डीएनए को। क्या काटने लगता है, डीएनए क्या करता है, डीएनए को काटने लगता है। और ऐसे कुछ डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनते हैं। समझ में आया कि नहीं। ये देखो, ऐसे डीएनए के फ्रैगमेंट्स मिलते हैं और ये जो फ्रैगमेंट्स तैयार होते हैं, इन फ्रैगमेंट्स को हम लोग कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। यही फ्रैगमेंट बाद में क्या होंगे, फ्लिप हो जाएंगे
क्या हो जाएंगे, फ्लिप हो जाएंगे। उसके बाद इन फ्रेगमेंट्स को एक एंजाइम जो है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज, वो क्या करेगा, इन सब के फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर देगा। क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा। समझे, इसे जो डीएनए लाइगेज है बेसिकली उसे हम लोग मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू। देखो वही लिखा हुआ है, जिस स्टैंड पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होने वाला है वहाँ पर क्या बनेगा, फ्रेगमेंट बनेगा। देखो फ्रेगमेंट बन रहा है और इसी फ्रेगमेंट को क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अच्छा अब ध्यान में देखो, ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट है यही आगे बाद में जॉइंट हो जाते हैं एक एंजाइम से। उस एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज और डीएनए लाइगेज को हम लोग मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं। क्लियर है। अब आरएनए प्राइमर जो स्टार्टिंग में जुड़ा हुआ था उसको रिमूव कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्रोकैरियोट्स में, जबकि आरएनए प्राइमर यूकैरियोट्स में कौन रिलीज करता है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। क्लियर है, ओके। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आखिरी स्टेप के बारे में बात करते हैं, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ओके। तो हम लोग फाइनली आखिरी स्टेप पे आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ डॉटर मॉलिक्यूल, डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। देखो स्टार्टिंग में क्या था, दोनों स्ट्रैंड्स थे, दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गए, एक स्ट्रैंड इधर बना, एक स्ट्रैंड इधर बना, एक तरफ बना 3 प्राइम, एक तरफ बना 5 प्राइम, एक तरफ बना 5 प्राइम, एक तरफ था 3 प्राइम, है ना, इतना बराबर है, ओके। अब ध्यान सुनो, यहाँ पर जो नया स्ट्रैंड तैयार हुआ है जो कंटिन्यूस बना है वो कौन सा है, यहाँ पर बनेगा 5 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम। यहाँ पर नया स्ट्रैंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3 प्राइम, और यहाँ पर क्या रहने वाला है 5 प्राइम। तो आप देख रहे हो एक डीएनए मॉलिक्यूल से कितना डीएनए मॉलिक्यूल बन रहा है, 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन रहा है। ये भी डबल स्टैंडर्ड है ना, और क्या है, ये भी डबल स्टैंडर्ड है ना। तो एक डीएनए से कितना डीएनए बन रहा है, 2 डॉटर डीएनए बन रहा है। यही क्या है बेसिकली, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा ध्यान से अगर इस डीएनए को ध्यान से देखोगे, इस वाले डीएनए को भी ध्यान से देखोगे। अच्छा ये वाला जो था स्ट्रैंड, इसमें क्या दोनों रेड वाले स्ट्रैंड थे, दोनों क्या है, रेड वाले स्ट्रैंड है। अब जब इनका रेप्लिकेशन हुआ है, जब दो डीएनए रेप्लिकेशन, जब 2 डीएनए मॉलिक्यूल जब बन चुके हैं, तो क्या उसमें एक डीएनए स्ट्रैंड जो है क्या वो यहाँ से आया हुआ है, अरे हाँ या ना। यहाँ पर भी जो दूसरा स्ट्रैंड है वो बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंट है, अरे हाँ या ना। जो नया वाला स्ट्रैंड बना है बेसिकली वो ये वाला है और ये वाला है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है उसके अंदर होगा क्या, एक स्ट्रैंड हमेशा पेरेंट से आएगा और जो दूसरा वाला स्ट्रैंड होगा वो नया बनेगा। इसमें भी क्या हो रहा है, एक स्ट्रैंड बेसिकली पेरेंट से आया हुआ है और दूसरा वाला स्ट्रैंड क्या हो रहा है, नया तैयार हो रहा है ना। वही चीज़ है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब सेमी कंजर्वेटिव हो रहा है। मतलब हमेशा जो नया डीएनए बनेगा उसमें 50% पेरेंटल डीएनए हमेशा क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। क्या रहने, ठीक है। देखो इधर क्या बोल रहा हूँ, तो हमेशा ध्यान में रखना जो नया डॉटर डीएनए होगा उसके अंदर एक स्ट्रैंड हमेशा क्या है, पेरेंटल डीएनए है, और एक स्ट्रैंड हमेशा क्या रहने वाला है, न्यूली सिंथेसाइज्ड होने वाला है ना। जैसे हमने देखा ये पेरेंटल डीएनए है और एक नया स्ट्रैंड बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा उसमें लगभग 50% क्या रहने वाला है, मदर डीएनए रहने वाला है। और ऐसा रेप्लिकेशन जिसमें 50% पेरेंटल डीएनए का कॉन्ट्रीब्यूशन हो और 50% न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए हो, ऐसे टाइप के रेप्लिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है ना, ओके। तो फाइनली हम लोगों ने क्या कर लिया है, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए देख लिया, यानी डीएनए रेप्लिकेशन पूरा स्टेप वाइज देखा है ना। अब क्या करना है आपको, इसके पहले वाला लेक्चर जो है टूल्स एंड टेक्निक्स वाला और ये वाला लेक्चर जो है दोनों को एक साथ देख लेना है ताकि और शानदार तरीके से समझ में आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।